क्लास। देखिए, जो हमारा सीरीज था बीपीएससी 67 का, उसको हम लोग आज आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, कल तक हम लोग क्या क्या पढ़े थे। कल तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हम लोग पढ़े थे मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत हम लोग देखे थे अशोक के बारे में। तो अशोक के बारे में हम लोग डिटेल्स कर चुके थे। अशोक का साम्राज्य विस्तार, अशोक का शिलालेख, गुफा लेख, स्तंभ लेख, सब कुछ हम लोग देख चुके थे। आज मैं बता देता हूँ कि अशोक के बाद उनका एक पोता दशरथ हैं, जो कि अशोक के ही तरह माना जाता है कि द्वितीय अशोक कहलाएं। और मौर्य वंश का अंतिम शासक ब्रह्मदत्त होते हैं। ब्रह्मदत्त मौर्य वंश के अंतिम शासक हैं। यहाँ से हम लोग मौर्य साम्राज्य को समाप्त करते हैं। आगे की ओर हम लोग मौर्योत्तर की ओर चलते हैं। मौर्य साम्राज्य को देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो ये एकीकृत साम्राज्य रहा है, बहुत बड़ा साम्राज्य रहा। एक राजा, इस समय राजा बहुत मजबूत है, अस्थायी सेना है, कर व्यवस्था है, कृषि कार्य बहुत तेजी में होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में कृषि कार्य होते हैं, आजीविका का साधन के लिए बढ़ गया है व्यवस्थाएं। तो मौर्य व्यवस्था जो रहा वो काफ़ी सुदृढ़ व्यवस्था रहा। चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में ये फला फूला डेवलप किया। आगे अशोक भी प्रतापी शासक रहे हैं। आइए मौर्योत्तर काल में हम लोग देखते हैं, तेजी में सुनते जाते हैं और इसको जल्द से जल्द समाप्त करते हैं। आगे भी हम लोग आधुनिक भारत हम लोग को पढ़ना है। मौर्योत्तर काल में आप देखिएगा, पहले महसूस कीजिए कि जब राजा मजबूत रहता है किसी भी क्षेत्र का, तो बाह्य आक्रमण कम होते हैं। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय बाह्य आक्रमण जब सेल्यूकस निकेटर किए भी, तो लड़ाई के बीच में वो बोला कि बस अब नहीं लड़ाई करेंगे। काहे भाई? तो हमको इसने दामाद चाहिए था, हम अपना बेटी का इससे शादी कर देंगे। तो लड़ाई रिश्तेदारी में बदल गया, क्योंकि राजा मजबूत है, भांप लिया कि यहाँ से हम हार जाएंगे। अशोक के समय, अशोक भी एक मजबूत राजा है। कलिंग, जो कि कोई नहीं उस पर आक्रमण करता था, वहां पर उसने आक्रमण किया और कई लोगों को मारा। उड़ीसा वाले क्षेत्र को हम लोग कलिंग कहते हैं। वहां पर मारने के बाद क्या हुआ कि वो युद्ध की विभीषिकाओं से उसका हृदय परिवर्तन हो गया अशोक का, और अशोक ने जो युद्ध की नीति थी उसको बदलकर धर्म की नीति में आ गया। युद्ध की विभीषिकाओं से उसके हृदय परिवर्तन हो गया। आप कलिंग में देख चुके हैं, प्रीवियस क्लास में हम लोग चर्चा किए हैं अशोक के बारे में। आज हम लोग मौर्योत्तर काल देखेंगे। तो हमने आपको बताया कि केंद्रीकृत राजा जब कमजोर होता है, तो आप ये भी देखेंगे कि कुछ अपना ही क्षेत्र के जो क्षेत्रीय शासक होंगे वो स्वतंत्र हो जाएंगे, कुछ विदेशी आक्रमण हो जाएंगे, जो बाहरी वाले क्षेत्र वाले जो लोग हैं वो आक्रमण करेंगे। तो इस प्रकार से हम मौर्योत्तर काल में क्या देखते हैं कि जब राजा मौर्य काल का कमजोर पड़ा, ब्रह्मदत्त तक आते आते, जो कि ब्रह्मदत्त अंतिम राजा है मौर्य वंश का, आते आते राजा कमजोर पड़ चुका है। उसके पहले दशरथ वगैरह रह चुका है। तो कमजोर राजा होने के चलते एक तो आंतरिक कलह उत्पन्न हो जाता है, दूसरे में आप देखेंगे कि बाह्य आक्रमण शुरू हो जाते हैं। तो ब्रह्मदत्त मौर्य वंश का अंतिम शासक है। इसके बाद हमारा जो काल होगा मौर्योत्तर काल होगा, और सबसे पहला जो वंश होगा मौर्योत्तर काल का वो शुंग वंश होगा। शुंग वंश अन्य सभी वंशों से अलग रहा, कारण इस समय पहली बार शासक एक ब्राह्मण बन रहा है। पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक है। पुष्यमित्र एक ब्राह्मण जाति से है, ब्राह्मण धर्म के ये उत्थान करेगा, यहीं से ब्राह्मण धर्म का उत्थान हुआ। अब तक आपने देखा कि ब्राह्मण धर्म उतने चरमोत्कर्ष पे नहीं है। आपने देखा ब्राह्मण धर्म का राजा संरक्षण नहीं कर रहा है, जैसे अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार जैसे जो बड़े बड़े शासक हुए, अजातशत्रु, ये सब ब्राह्मण धर्म का संरक्षण नहीं कर रहे हैं। पहली बार जब शुंग वंश आएगा तो पुष्यमित्र शुंग जो होगा वो ब्राह्मण धर्म से चुकी है, और यही ब्राह्मण धर्म का संरक्षण करेगा। कई बौद्ध ग्रंथों में माना गया है कि पुष्यमित्र शुंग जो है बौद्ध उत्पीड़क रहा, बौद्ध हत्यारा रहा। उसने
बौद्धों को मारने का काम किया। जो यहाँ पर बौद्ध धर्म फल फूल रहे थे, आपने देखा वो अशोक वगैरह के शासनकाल में, तो उन सबको उत्पीड़न किया। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। आइए, हमको उसके पीछे नहीं जाना है, मेंस के टॉपिक में कुछ और बातें होती हैं, इसको हम लोग और डिटेल्स करेंगे। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ठीक है कि पुष्यमित्र शुंग चूंकि ब्राह्मण धर्म से था, ब्राह्मण धर्मों का उत्थान किया, तो यह बौद्ध उत्पीड़क कुछ बौद्ध ग्रंथों में इनको माना गया। पुष्यमित्र शुंग जो था वो उसके समय में हिंद यवनों का आक्रमण हुआ। हिंद यवन कौन थे? तो यवन शासक थे हिंद यवन। हिंद यवनों का आक्रमण हुआ, लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने उसको विफल कर दिया। फिर भी सिंध के कुछ प्रांत में वो रहने लगे। धीरे धीरे हमने आपको बताया कि जब केंद्रीय शक्ति कमजोर हो जाती है तो बाह्य आक्रमण और आंतरिक कलह उत्पन्न हो जाता है। तो बाह्य आक्रमण में आपने देखा हिंद यवनों का आक्रमण। पुष्यमित्र शुंग का जो क्षेत्र है वो धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। आज मार्कर काम नहीं कर रहा है, चलिए ऐसे ही हम लोग सुनते जाएंगे, तेजी में हम लोग सुनते जाएंगे। तो पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण धर्म का संरक्षण रहा। इसी के समय ब्राह्मण धर्म काफी उत्थान पे रहा। यज्ञ, राजसूय यज्ञ वगैरह इसने किया। जो घोड़ा छोड़ने वाला यज्ञ होता है वो भी यह किया, पुष्यमित्र शुंग ने किया। पुष्यमित्र शुंग का एक बेटा है अग्निमित्र। अग्निमित्र इसका बेटा है, वो विदिशा का शासक है, उपराजा है। जैसे कि ये स्वयं तो मगध वाले क्षेत्र में रह रहा है पुष्यमित्र शुंग, विदिशा का उपराजा अग्निमित्र को बना दिया है। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग के बाद शासक बना। इसके साथ कहानी है कि जब ये विदिशा का शासक था तो किसी गरीब लड़की से इसे प्रेम हो गया था जिसका नाम मालविकाग है। चूंकि एक राजा और एक गरीब लड़की का प्रेम प्रसंग उन क्षेत्रों में काफी प्रचलित रहा, इसलिए कालिदास ने इन दोनों के प्रेम संबंधों को लेकर एक पुस्तक लिखा, मालविकाग मित्रम। मालविकाग मित्रम में यही अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका मालविकाग की चर्चा की गई है, जो कि पुष्यमित्र शुंग का बेटा है। पुष्यमित्र शुंग का इसके बाद अगला जो शासक होता है शुंग वंश का वो भागवत होता है। आज उतना मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि लिखते चलते हैं तो थोड़ा और इंटरेस्ट आता है, लेकिन फिर भी सुनते चलते हैं हम लोग, क्योंकि ये क्लास ही था सुनने वाला, तेजी में खत्म करने वाला। तो आइए पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखते चले जाते हैं धीरे धीरे। तो अगला जो शासक होगा वो भागवत होगा। भागवत के समय एक विदेशी शासक आएंगे, हेलियोडोरस। हेलियोडोरस के स्वागत में विदिशा में एक राष्ट्र ध्वज का एक जो समय का जो ध्वज है जिसको झंडा बोलते हैं उसको फहराया जाएगा, एक ध्वज का वो किया जाएगा, अनावरण किया जाएगा। और इस वंश का अंतिम शासक देवभूति है। देवभूति की हत्या करके कुछ कहानियों के अनुसार पता चलता है कि देवभूति की हत्या करके वासुदेव कर्ण, जो कि कर्ण वंश का संस्थापक था, वो शासक बनेगा। इन्हीं क्षेत्रों पे वासुदेव कर्ण शासक बनेगा। किसकी हत्या करके? देवभूति की हत्या करके। और किस वंश की स्थापना करेगा? कर्ण वंश की स्थापना करेगा वासुदेव कर्ण। कहा जाता है वासुदेव कर्ण भी ब्राह्मण ही था और इसके समय भी ब्राह्मण धर्मों का एक उत्थान का काल रहा। हमने आपको पिछला क्लास में भी बताया है कि जब और जिस समय राजा किसी भी धर्म का संरक्षण करते हैं या फिर स्वयं उसको मानते हैं तो उस धर्म का उत्थान तेजी से होगा। हालांकि पहले का समय उतना नहीं रहा जिस समय दबाव भी डाला जा सकता था, ऐसा कुछ नहीं रहा, जनता स्वतंत्र रहा करते थे। फिर भी राजा के संरक्षण में फलने फूलने वाला धर्म का विकास ज़्यादा हुआ करता था। आप अशोक को देखेंगे, जब ये सम्राट अशोक जब बौद्ध धर्म को अपनाए तो स्वयं प्रचार प्रसार किए। उनकी बेटी, उनका बेटा संघमित्रा और महेंद्र, ये दोनों मिलके श्रीलंका में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। और स्वयं जो अशोक थे वो नेपाल में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे।
तो उस समय बौद्ध धर्म काफी उत्थान पे रहा। अन्य धर्म के भी संरक्षण मिला। आप देखेंगे बराबर के पहाड़ियों में गुफा बनाकर आजीवक संप्रदाय को दिया गया। तो ये चीजें रही। तो वासुदेव कर्ण के समय भी ब्राह्मण धर्म का उत्थान हुआ। उस समय भी चूंकि संरक्षण राजा स्वयं ब्राह्मण है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कर्ण वंश के बाद जस्ट बगल में जो कलिंग का क्षेत्र है वहां पर चेदी वंश का उद्भव होगा। चेदी वंश के संस्थापक महामेघवाहन है। चेदी वंश का संस्थापक कौन है? महामेघवाहन। महामेघवाहन कलिंग के क्षेत्र में चेदी वंश का स्थापना करेंगे। चेदी वंश का जो सबसे प्रतापी शासक है वो है खारवेल। खारवेल एक प्रतापी शासक है। खारवेल जैन धर्म का संरक्षक है। आप देखेंगे कि भारत का मैप हम लोग बनाएंगे तो उड़ीसा वाले जो बेल्ट हैं वहां पर चेदी वंश फल फूल रहा था। जैन धर्म का संस्थापक नहीं है, जैन धर्म का अनुयायी है। कौन? खारवेल। खारवेल एक लेख के अनुसार इसका मिलता है कि अपने शासन के 12वें वर्ष बाद इसने पुष्यमित्र शुंग को हराकर वहां से जिनसिन की मूर्ति प्राप्त किया। एक लेख के अनुसार मिलता है। तो ये चेदी वंश है। आप देखेंगे उसके जस्ट बाद सातवाहन वंश का उद्भव होगा। ये देशी शासक हैं। 4 देशी 4 विदेशी हम लोग देखेंगे। तो ये देशी शासक, पहला में पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश की स्थापना। दूसरा में वासुदेव कर्ण, कर्ण वंश की स्थापना। तीसरा में महामेघवाहन, आपका चेदी वंश की स्थापना। और इसके प्रतापी शासक खारवेल। और अगला में हम लोग देखेंगे सातवाहन, जिसका संस्थापक सिमुख होंगे। तो हमने आपको बताया कि खारवेल एक प्रतापी शासक था। खारवेल का एक कोई लेख है, उसमें पता चलता है कि अपने शासन के 12वें वर्ष बाद इसने पुष्यमित्र शुंग से युद्ध किया और उसको हराकर अपना जिनसिन जैन धर्म के कोई आराध्य है, कोई मूर्ति है जो ईश्वर जिसको माना जाता है, उसकी मूर्ति को प्राप्त करके वो पुनः अपने क्षेत्र चेदी वंश में लाया, कलिंग के क्षेत्र में लाया, है ना। उसके आगे सातवाहन वंश आते हैं। सातवाहन वंश में इसका संस्थापक हम लोग देखेंगे तो इसका संस्थापक सिमुख है। ऐसा कहा जाता है कि सातवाहनों का जो उदय था वो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में हुआ था, जिसका राजधानी ये लोग अमरावती को बनाए थे। परंतु धीरे धीरे इनका राज्य इनके हाथ से निकलता गया और ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में शिफ्ट कर गए। एक होता है ना, बड़ा सा क्षेत्र है, आप इधर से हारते चले गए, जितना बचा आपका उस साइड वाला बच गया और इधर वाला निकल गया। जहाँ से आप उत्थान किए थे वहाँ पर आप जो उस जगह को हार गए। तो ऐसा एक कहानी के अनुसार पता चलता है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुख था। इसी वंश में सतकर्णी प्रथम हुआ। सतकर्णी प्रथम 2 अश्वमेध यज्ञ कराया, 1 राजसूय यज्ञ कराया। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी समय आप देखिएगा सतकर्णी के बाद आपका अन्य शासक होंगे, जैसे गौतम पुत्र सतकर्णी। पहली बार इसके नाम के साथ इसकी माँ का भी नाम साथ में जुड़ा, जैसे गौतमी पुत्र सतकर्णी, माँ का नाम गौतमी, उसका बेटा फिर उसका सतकर्णी। तो इस तरह से नाम जुड़ा, इसलिए ये फेमस है। इसका सबसे विद्वान जो शासक हुआ वो हाल था। हाल एक विद्वान शासक था। उसने कई रचनाएं की जो सातवाहन वंश के थे। तो आइए इतना जो हम लोग देखें, 4 देशी शासकों को जो हम लोग देखें, शुंग वंश, कर्ण वंश, चेदी वंश, सातवाहन वंश, ये मौर्योत्तर काल के हैं। हालांकि थोड़ा सा टफ पड़ता है इधर वाला सेक्शन, परंतु एक आप मन में फिगर बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। बिहार वाले क्षेत्र में, मगध वाले क्षेत्र में शुंग वंश, कर्ण वंश, कलिंग वाले क्षेत्र में चेदी वंश, और इधर आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में आपका सातवाहन वंश। हमने आपको बताया यही सातवाहन आंध्र प्रदेश से खिसक कर महाराष्ट्र की ओर शिफ्ट कर गए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। कल हम लोग देखेंगे 4 विदेशी शासक आएंगे, जिसमें हिंद यौवन, शक, पल्लव और कुषाण होंगे। ये इन चारों को हम लोग क्षेत्र विस्तार देख लेंगे। क्षेत्र विस्तार के साथ साथ हम लोग देख लेंगे कि कौन कौन यहाँ पर आया, किस तरह से यहाँ पर शासन किए, और सबसे जो मजबूत शासन व्यवस्था होगी वो कुषाण वंश का होगा, जिसका हम लोग देखेंगे कुषाण वंश के जो कनिष्क है
उसी के समय चौथी बौद्ध संगति होगी, वो बौद्ध धर्म का संस्थापक होगा, अनुयायी होगा, और फिर से बौद्ध धर्म उत्थान पे चला जाएगा। और कुंडलवन काश्मीर में चौथी बौद्ध संगति होगी, जिसमें हीनयान और महायान में हम लोग देखेंगे कैसे टूटता है। तो ये चारों हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज मार्कर साथ भी नहीं दिया, आज एक मार्कर ले आते हैं, इसके बाद हम लोग आगे की क्लास करते हैं। थैंक यू।